हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अभ्यास सीरीज के अगले सेशन में, जहां पे हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के ऊपर आपकी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करवा रहे हैं दोस्तों। जहां पे हम ऑलरेडी आपके 9 सेशंस ऑन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, फिर हमने आपका पिछले वीक एक रिवीजन सेशन लिया था, और आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट स्कीम्स, जो कि उसमें से एक तो इंपॉर्टेंट स्कीम तो ये जो हमारी अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुई, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एक स्कीम और लॉन्च हुई है, ईएसआईसी की स्प्री स्कीम है, और एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, इनके बारे में भी आज के सेशन में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, इससे पहले आप ऑलरेडी हमारे जो 9 सेशंस और रिवीजन सेशंस हुए हैं, आपने उन सेशंस को देख लिया होगा। अगर किसी कारणवश आपने वो सेशन नहीं देखा है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट आप सबसे यही भी रहेगी, प्लीज आप उन सेशंस को देखिए, और तब आप इन सेशंस को, जो ये वाला सेशन है, इसको भी आप आगे कंटिन्यू कीजिए। अब दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि दोस्तों आपने अगर एपीएफसी एग्जामिनेशन को टारगेट किया है या ईओ एग्जामिनेशन को टारगेट किया है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मुझे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व देखना है, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं हमारी दी हुई गाइड बुक के थ्रू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक टॉपिक वाइज लिस्ट अगर आपको चाहिए कि हर सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक्स की क्या प्रायोरिटी है, वो आपको यहां से मिल जाएगी। और इसके साथ एक इनिशियल जो प्रेपरेशन होता है ना, कि एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, किस तरह से, किस स्ट्रक्चर्ड में मैं प्रेपरेशन करूं, तो वो भी इंफॉर्मेशन आप यहां से गैदर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लिंक आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो आप इस गाइड बुक को भी प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा सेशन, और आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, सो सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच हियर। अब बात करते हैं हमारे पहले सवाल के ऊपर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के ऊपर। अब सवाल आपसे दोस्तों ये है कि प्रधानमंत्री मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना के कंटेक्स्ट में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखिए, जब हम पेंशन स्कीम की बात करें तो हमने बहुत स्कीम डिस्कस की थी। हमने शुरुआत ही इन सेशंस की डिस्कस की थी, नेशनल पेंशन सिस्टम के साथ एनपीएस वात्सल्य स्कीम पढ़ी थी, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम पढ़ा है, अटल पेंशन योजना पढ़ा है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पढ़ा है, और आज उसी कंटेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट पेंशन स्कीम और आती है, वो आती है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। अब सवाल है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहला ये लिखा गया था, स्कीम अवेलेबल है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की जिनकी इनकम 15,000 या उससे कम होगी। दूसरा लिखा है कि फैमिली पेंशन भी मिलती है यहाँ पे आफ्टर द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी। अनऑर्गेनाइज वर्कर जो एनपीएस या ईपीएफओ के अंदर एनरोल्ड हैं, क्या वो एलिजिबल हैं। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बिकॉज जब मैंने आपके साथ पढ़ाया था अटल पेंशन योजना, मैंने आपको बताया था कि एनपीएस वाला पर्सन वहां पे तो एनरोल्ड होता है, क्या वो पर्सन श्रमयोगी मानधन में भी होता है या नहीं होता है। और चौथी स्टेटमेंट ये है कि सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 60 साल तक, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर एंट्रीज, यानी कि आपकी कंट्रीब्यूशन 60 साल तक होगी, जो भी आपकी एंट्रीज होगी, चाहे अगर आप 18 साल पे हैं, चाहे आप 40 साल पे हैं, कंट्रीब्यूट आपको 60 साल तक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर हम बात करते हैं श्रम योगी मानधन स्कीम की, तो ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, जो कि श्रमिक लेबरर्स के लिए सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी। कौन से लोग, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, मंथली इनकम 15,000 से कम है। अब वो पर्सन जो है, ना तो वो एनपीएस के मेंबर होंगे, ना वो ईपीएफओ के मेंबर होंगे, ना ही वो ईएसआईसी एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मेंबर होंगे। तो ये चीज हमें पता होनी बहुत जरूरी है दोस्तों, कि वो यहां पे एनरोल्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंट्री जैसे मैंने को बताया था कि 18 से 40 साल तक आपकी एंट्री एज है, और आप 60 साल तक जो है बेसिकली यहां पे कंट्रीब्यूट करोगे, और उसके बाद आपकी यहां पे पेंशन लग जाती है, जो कि मिनिमम 3,000 पर मंथ से आपकी पेंशन यहां पे लग जाती है। याद रखना, 3,000 नहीं लगते, मिनिमम 3,000 रुपए लगेगी, बाकी आपकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पेंशन थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है। अब इसी स्कीम पे मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, कि अब यहाँ पे फीचर्स के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट चाहिए। सब्सक्राइबर्स कैन कंट्रीब्यूट टिल द एज ऑफ 65 एंड रिसीव पेंशन आफ्टर 70 ईयर्स। अब ये स्टेटमेंट देखो, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताई थी, ये स्टेटमेंट गलत बन जाती है। एग्जिट बिफोर 10 इयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड टाइटल सब्सक्रिप्शन टू फुल पेंशन बेनिफिट्स। कैसा है कि 10 साल के बाद अगर आप कह सकते हैं कि आपको पूरे के पूरे पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ मिलता है।
कि पूरा बेनिफिट मिलेगा। तीसरा लिखा गया है मंथली कंट्रीब्यूशन बिगिन एट ₹250 एंड रिड्यूस बेस्ड ऑन एजेस। क्या ऐसा होता है कि आप हमेशा सोचे, अगर आप कोई पेंशन स्कीम का पार्ट बन रहे हैं, किसी भी पेंशन स्कीम का पार्ट, क्या कभी आपने सोचा है कि पहले पैसे ज्यादा लेंगे, जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी हम पैसा कम कर देंगे? वाइस वर्सा नहीं होता ये चीजें। फिर आती है आपकी चौथी स्टेटमेंट, अपॉन रेगुलर कंट्रीब्यूशन एंड डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, जो स्पाउस है वो कंटिन्यू भी कर सकता है स्कीम विद द एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स। क्या वो कर सकते हैं कि अगर स्पाउस चाहते हैं कि लेट्स से किसी की एज 50 साल पे किसी की डेथ हो जाती है और स्कीम बंद भी तो हो सकती है, तो क्या स्पाउस के पास ऑप्शन है कि वो कंटिन्यू कर ले? बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। पहली तीनों स्टेटमेंट्स गलत है, बिकॉज पहली बात ये समझिए कि 65 साल तक नहीं, मैंने आपको बताया था 60 साल तक आपको पेंशन पे करना है, उसके बाद आपको जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, एग्जिट बिफोर 10 इयर्स ऑफ एज। अब देखिए यहां पे क्या है, अगर आप 10 साल के बाद इस स्कीम को एग्जिट करते हैं, ठीक है, तो आपको कोई ऐसा नहीं कि पूरे बेनिफिट्स मिलेगा। बेसिकली क्या है कि सरकार ने कहते हैं कि आपकी जितनी आपने खुद कंट्रीब्यूशन की हुई है उसके बेस पे आपको जो भी सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं कि आपको पूरे पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे। पूरे पेंशन बेनिफिट्स तो आपको 60 साल के बाद ही यहां पे मिलेंगे। मंथली कंट्रीब्यूशन दोस्तों 250 रुपए नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन शुरू होते हैं 55 रुपए से लेकर 220 रुपए तक। ठीक है, तो 55 एट द एज ऑफ 18 ईयर्स और 220 होती है शायद एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो प्लीज आप 220 या 250 वाला पॉइंट एक बार कंफर्म कर लेना, बट ऐसे थिंकिंग 220 रुपए वो होते हैं। ठीक है जी, तो ये पता होना चाहिए। अब श्रमयोगी मानधन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, मैंने आपको बोला कि स्पाउस को बेनिफिट मिल सकता है, तो स्पाउस को कितना परसेंट पेंशन मिलता है? स्पाउस को जो है वो 50% फैमिली पेंशन जो है यहां पे दी जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी। अब श्रमयोगी मानधन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर लेट्स से स्पाउस की भी डेथ हो जाती है, जैसे हमने बाकी स्कीम्स में क्या पढ़ा था अटल पेंशन योजना में कि जिस स्पाउस को सेम पेंशन लगती है, यहां पे पेंशन 50% हो जाती है। सेम किसान मानधन योजना में भी पेंशन 50% हो जाती है जो स्पाउस को मिलती है। अगर स्पाउस की डेथ हो जाए तो क्या होता है? अगर स्पाउस की डेथ हो जाए तो नॉमिनी को यहां पे कुछ नहीं मिलता है, नॉमिनी को नहीं मिलता है यहां पे कोई भी पैसा। यहां पे होगा क्या अब कि जो पैसा आप लोगों ने, जो भी पैसा आपका बचा होगा या स्पाउस की डेथ के पास जो भी पैसा बचा होगा, वो दोबारा दोस्तों जो अकाउंट है, बेसिकली जो श्रम योगी मानधन का जो आपका मेन अकाउंट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट अकाउंट है, वहां पे रिवर्ट बैक हो जाता है। ये याद रखना कि नॉमिनी को यहां पे कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, बिकॉज अटल पेंशन योजना में नॉमिनी को लमसम पैसा मिलता था। किसान मानधन योजना में एक ऑप्शन है कि अगर नॉमिनी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ही है आपके ऊपर तो फिर भी उसको लमसम पैसा मिलता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल आपके मन में ये भी है कि बिकॉज को कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी तो यहां पे कर रहा है, ये चीज याद रखना, को कंट्रीब्यूशन यहां पे गवर्नमेंट भी करता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या आपको पता होना चाहिए श्रमयोगी मानधन में, यार हमने बोला कि जो बंदा है जब वो ज्वाइन करेगा तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होना चाहिए और 15,000 से कम उसकी सैलरी होगी। अब हो सकता है कि यार कल को जैसे जैसे बंदा आगे कंटिन्यू करेगा तो वो अनऑर्गेनाइज से, हो सकता है कल को किसी टाइम बाद वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी चला जाए। हो सकता है ना, ऐसा तो ना कि मैं आज ही बोल दूं कि मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था और मैं कभी जाऊंगा ही नहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बाहर, या मैं 15,000 से ऊपर मुझे पैसा ही नहीं मिलेगा। आपकी इतनी लंबी स्कीम है, मिल भी सकता है, तो क्या होगा? तो उस केस में जो गवर्नमेंट का खुद का को कंट्रीब्यूशन पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। को कंट्रीब्यूशन पार्ट जो है खत्म हो जाता है और जो आपका सब्सक्राइबर है उसको ऑप्शन दी जाती है कि जी या तो अब आप स्कीम को यहां पे ही एंड कर दीजिए, लमसम पैसा ले लीजिए, या फिर अब आपकी जो पेंशन स्कीम है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, ये दी जाती है। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जनरली यूपीएससी इतना इन डेप्थ सवाल आपसे तभी पूछेगा, ठीक है ना, कि अब क्वेश्चन में कई बार मन में आ जाता है कि सर फिर क्या होगा, तो फिर एक्चुअल में ये प्रोविजन दी हुई है, गवर्नमेंट का को कंट्रीब्यूशन बंद हो जाता है। ठीक है जी। अब क्या ये स्कीम पूरी एग्जिट हो जाती है, बट ऐसा नहीं कि पूरी एग्जिट होती है, ये यहां पे चीज आपको याद रखनी है। ठीक है जी। अब आते हैं दोस्तों तीसरा सवाल श्रमयोगी मानधन योजना के ऊपर। इफ अ सब्सक्राइबर हैज कंट्रीब्यूटेड रेगुलरली बट बिकम्स परमानेंटली डिसेबल्ड बिफोर द एज ऑफ 60, स्पाउस कैन ईदर कंटिन्यू द स्कीम बाय पेइंग रेगुलर कंट्रीब्यूशन और एग्जिट द स्कीम एंड विथड्रॉ the subscriber's contribution with interest whichever is higher between the amount earned by the, क्या होगा, किसने पैसा अर्न किया होगा और या क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल सकता है, कौन सा पैसा मिल सकता है। तो यहां पे दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, या तो जो भी आपका पेंशन फंड मैनेजर है, ठीक है जी,
प्लस सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट, जो भी आपके पास जो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए क्या होता है कि परमानेंट डिसेबिलिटी में तो स्पाउस के बाद ऑप्शन है कि या तो वो कंटिन्यू कर ले, तो स्पाउस ही रेगुलर कंट्रीब्यूशन देते, या फिर एग्जिट कर ले कि भाई ठीक है, हमें जितना भी पैसा था, हमें जो पेंशन फंड के पास जो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी ज्यादा है वो पैसा देके आप हमें हमारा कंट्रीब्यूशन वापस कर दीजिए। ठीक है। अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये स्कीम एक्चुअल में कौन लॉन्च करते हैं? ये श्रम योगी मानधन स्कीम को एग्जीक्यूट कर रहा है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी पहली स्कीम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। अब बात करते हैं दोस्तों एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि लॉन्च की गई है, अप्रूव हुआ है जस्ट 2-3 दिन पहले बाय द यूनियन कैबिनेट। अब याद रखना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। क्यों? क्योंकि यहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन हुआ है? यहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है ईपीएफओ। ठीक है। और ईपीएफओ किसके साथ मिलकर स्कीम लॉन्च कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ मिलकर ईपीएफओ ने स्कीम जो है फाइनली अब अनाउंस हो चुकी है। ठीक है जी। अब इसके पहले सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं आपको एक ही को मैं बताऊंगा कि ये एम्प्लॉयमेंट लिंक्स इंसेंटिव स्कीम है क्या। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री जी का जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज था, जो बजट 2024-25 में अनाउंस किया गया था, जब मोदी 3.0 सरकार आई थी, उस समय बोला गया था कि 2 लाख करोड़ रुपया हम अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लगाए जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसके अंतर्गत 5-6 स्कीम्स लॉन्च हुई, जिसमें से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी एक थी। अब इस स्कीम के अंदर 99,460 करोड़ रुपए जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इस स्कीम के अंतर्गत दिए गए हैं। अब क्या ये फिगर याद करनी है? नहीं, ये नहीं पता होना चाहिए, बट ये याद रखना कि इसका टारगेट क्या है कि 3.5 करोड़ लोगों को हम फॉर्मलाइज तरीके से एम्प्लॉयमेंट देने वाले, जिसमें से नए लोग कितने हैं? 1.92 करोड़। ठीक है जी। अब इसी स्कीम के कंटेक्स्ट में आपसे पहले मैं ये 4 सवाल पूछूंगा, फिर हम इस स्कीम को पूरा डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ 7th क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विद रेफरेंस टू द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द स्कीम टारगेट्स बोथ फॉर्मलाइजेशन एंड जॉब क्रिएशन विद अ स्ट्रांग एम्फेसिस ऑन यूथ एंटरिंग द वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। Incentives to the employees in the manufacturing sectors are provided for a uniform duration of 2 years, same as all other sectors here. First time employees under the Part A are eligible for one-time wage incentive distributed in 2 phases. Then आता है portion of the employee incentive is retained in a fixed saving instrument to promote long-term financial behavior. तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 1, 3 एंड 4 आंसर जो है वो सही होगा। क्यों होगा मैं अभी बताता हूँ। जैसे बोला था, पहले हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम इस स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर आ रहा है दोस्तों दूसरा पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हियर। एम्प्लॉयज अंडर पार्ट ए मस्ट सर्व कॉन्टिन्यूसली फॉर एट लीस्ट 12 months टू रिसीव द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ देयर ईपीएफ वेज इंसेंटिव। तो यानी कि पार्ट ए पार्ट बी में थोड़ा सा समझाता हूं। पार्ट ए पार्ट बी क्या होता है? पार्ट ए है जी जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय रजिस्टर्ड होता है ईपीएफओ के अंदर। पार्ट बी का मतलब यहां पे है एम्प्लॉय रजिस्टर्ड बेनिफिट्स, बस ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है जी। फिर आता है employers with up to 50 employees must hire a minimum of 2 additional workers to become eligible for the incentive. Employers must ensure sustained employment of each new hiree for at least 1 year to claim the incentive here. Incentives to the employees are directly credited into the Aadhaar based payments or credited through the Aadhaar based payment सिस्टम। अब यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है दोस्तों? यहां पे 1, 2 एंड 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरी स्टेटमेंट गलत है, समझते हैं क्यों। फिर आते हैं छठे सवाल के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एलिजिबिलिटी एंड इंसेंटिव डिसबर्सल अंडर द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हियर। ओनली ईपीएफ और रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट्स आर एलिजिबल टू रिसीव द एम्प्लॉयर साइड इंसेंटिव्स अंडर पार्ट बी। क्या ये सही है? दूसरा आता है पार्ट इंसेंटिव्स आर एलिजिबल टू एम्प्लॉयज अर्निंग अ मंथली सैलरी नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। तीसरा आता है जी एम्प्लॉयर्स कैन क्लेम इंसेंटिव्स अंडर पार्ट बी इवन इफ दे हायर जस्ट 1 एडिशनल एम्प्लॉय। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। देयर इज अ क्लियर कट मिनिमम क्राइटेरिया बताया गया है स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, उसी के बेस पे ही आपको पैसा मिलेगा, ऐसा पैसा आपको नहीं मिलेगा। और अब आते हैं 7वें सवाल के ऊपर के एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, सॉरी इन 6 सवाल हो गए। अब दोस्तों एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को यहां पे समझते हैं कि स्कीम क्या है। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या थी। ये स्कीम जो है सरकार ने बेसिकली क्या है, ईपीएफओ की एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने ये बोला है दोस्तों कि अब आप एम्प्लॉय, जब आपकी जॉब लगेगी, ठीक है, और आप ईपीएफओ में एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रजिस्टर्ड होगे, तो हम आपको कुछ बेनिफिट देंगे।
ठीक है। बेनिफिट में सबसे पहले याद रखना, इस स्कीम का वैसे ही फोकस सारे सेक्टर्स के ऊपर है, ठीक है। स्कीम सभी सेक्टर्स के लिए, बट मेन फोकस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर इसका मेन सेक्टर है। बाकी दोस्तों अगर आपको इसके बारे में डिटेल सेशन देखना है तो कल ही एडुटैब रेगुलेटरी बॉडीज के चैनल पे मैंने एम्प्लॉय स्टेट एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पढ़ाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने पूरा स्कीम समझाया है आपको कि क्या क्या स्कीम का पार्ट है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं दोबारा, मैन्युफैक्चर को मेन फोकस दिया जाएगा। अब जहां पे दो तरह के इंसेंटिव, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए यानी कि एम्प्लॉय बेस्ड इंसेंटिव, पार्ट बी यानी कि एम्प्लॉयर बेस्ड इंसेंटिव। अब यार अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, अपने आप को पहली बार ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर करवा रहे हैं, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है, तो आपको 15,000 तक के बेनिफिट मिल जाएंगे 2 इंस्टॉलमेंट में। अब वो 2 इंस्टॉलमेंट कैसे मिलेगी? पहली मिलेगी आपको 6 महीने के बाद, दूसरी मिलेगी 12 महीने यानी कि 1 साल के बाद, प्लस आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कंप्लीशन जब हो जाएगी तब आपको यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे। फिर आ जाए दूसरा पार्ट, एम्प्लॉयर को बेनिफिट। देखिए एम्प्लॉयर को भी सिंपल फंड है, आप ईपीएफओ रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आप जनरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको 2 साल के लिए बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको पैसा जो है वो मिलेगा 4 साल के लिए बेनिफिट मिलेगा। अब वो जो बेनिफिट है थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, अगर आप किसी इंसान को हायर कर रहे हैं तो कम से कम वो 6 महीने जॉब में रहे। अब हायर कैसे करना है? अगर आपके 50 से कम वर्कर हैं तो आपको 2 लोग एडिशनली हायर करने हैं। अगर 50 से ज्यादा लोग हैं तो आपको 5 लोग बेसिकली यहां पे ऐड करना है, तभी कम से कम 5, तभी आप यहां पे एलिजिबल हो। अब इंसेंटिव आपको क्या मिलेगा? अगर आपके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड वेज 10,000 से कम है तो आपको 1,000 रुपया मिलेगा, बट ये ना प्रोपोर्शनेट है कि अगर 9,000 8,000 उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट है। 10,000 से 20,000 तक की सैलरी है तो आपको 2,000 रुपया प्रति महीना एम्प्लॉयर को मिलेगा। अगर 20,000 से लेके 1 लाख तक है तो एम्प्लॉयर को 3,000 रुपया प्रति महीना यहां पे मिलेगा, ठीक है। ये है एक्चुअल में आपकी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और एम्प्लॉयर को पैसा कहां से मिलेगा? एम्प्लॉयर को पैसा मिलेगा उसके पैन लिंक्ड अकाउंट पे, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट थी आपकी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो जो जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताई क्यों गलत है, नाउ आई थिंक यू गेट अ क्लैरिटी ऑन दिस थिंग। चलिए जब बात करते हैं आज की अगली स्कीम के ऊपर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। With reference to the employee state insurance scheme, which of the given statements are incorrect? ठीक है जी। अब सवाल आता है कि एम्प्लॉयज अर्निंग अ डेली एवरेज अप टू ₹176 आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, बट द एम्प्लॉयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। फिर दूसरा आता है दोस्तों के मेडिकल केयर अंडर द स्कीम हैज नो सीलिंग ऑन एक्सपेंडिचर एंड इज एक्सटेंडेड टू द इंश्योर्ड पर्सन एंड द फैमिली फ्रॉम डे 1 टू इंश्योरेबल एम्प्लॉयज। तो कैसा होता है? तीसरा लिखा गया दोस्तों, मैटरनिटी बेनिफिट्स अंडर द स्कीम इज अवेलेबल फॉर 26 वीक्स which can be extendable by 1 month on medical advice at the full wage rate provided contribution has been made for 70 days in the preceding 2 contribution periods। अब यहां पे समझते हैं दोस्तों कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, एम्प्लॉयज अर्निंग अ डेली वेज अप टू 176। अब मुझे बताइए अब यहां पे कौन सी स्टेटमेंट, आपको क्या लगता है कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है जी। अब याद रखिए दोस्तों, जो एम्प्लॉयर्स हैं जो इन रिसीप्ट ऑफ डेली एवरेज जो 176 रुपए देते हैं आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। एग्जम्प्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, खुद की कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट होते हैं। जबकि अगर मैं इसके बात करूं स्कीम के बारे में तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इस स्कीम के अंतर्गत 3.25% ऑफ द सैलरी, और यहाँ पे 0.75% ऑफ द वेज जो है वो एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन। तो याद रखना ये एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी। अब दूसरी बात है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि वो भी 1/8 ऑफ द मेडिकल बेनिफिट्स जो है वो बियर कर सकता है अप टू ₹1,500 पर ईयर फॉर द इंश्योर्ड पर्सन। अब मेडिकल बेनिफिट्स में बिल्कुल सही आपको फुल मेडिकल केयर मिलता है दोस्तों, ठीक है। कोई सीलिंग ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं है ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन और हिज फैमिली। मेडिकल ट्रीटमेंट जो आपको दिया, सॉरी जो मैटरनिटी मेडिकल केयर जो रिटायर्ड पर्सन के लिए होता है या फिर परमानेंट डिसेबल्ड पर्सन के लिए होता है, वो भी हो सकता है जब आप एक टोकन पेमेंट दे रहे हो 120 रुपए का स्कीम के अंतर्गत। बाकी मैटरनिटी बेनिफिट सिंपल है जी, 26 हफ्ते के आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद सिकनेस बेनिफिट्स एक्सटेंडेड हैं, 2 साल के लिए आपको सिकनेस बेनिफिट्स इस स्कीम के अंतर्गत दिए जाते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल है दोस्तों, विद रेफरेंस टू दी
benefits given under the employee state insurance scheme, which of the above statements is correct? टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट इज पेबल एट 90%। तो क्या टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट यहां पे दिया जाता है अप टू 90%? ठीक है जी, बट ओनली आफ्टर द एम्प्लॉय हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर एटलीस्ट 78 डेज इन कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरा आता है दोस्तों डिपेंडेंट बेनिफिट जो है वो पेबल होता है फैमिली मेंबर्स को एट 90% ऑफ द वेज व्हेन एन इंश्योर्ड वर्कर डाइज ड्यू टू एन एम्प्लॉयमेंट इंक्वायरी। और एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट्स दिए जाते हैं 180 दिन के लिए इन केस ऑफ सर्टिफाइड सिकनेस फॉर कॉमन सीजनल डिजीज। तो यहां पे क्या सी स्टेटमेंट है ये दोस्तों? तो यहां पे दोस्तों अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है। पहली बात करते हैं कि डिसेबलमेंट बेनिफिट्स क्या है। दो तरह के डिसेबलमेंट बेनिफिट्स हैं, एक है टेम्परेरी, एक है परमानेंट। अगर टेम्परेरी डिसेबलमेंट जो बेनिफिट है वो आपका पहले दिन से ही शुरू हो जाता है दोस्तों, फ्रॉम द फर्स्ट डे होता है एट द रेट ऑफ 90%। तो यहाँ पे इसलिए ये वाला पॉइंट गलत है कि 78 दिन वाला क्राइटेरिया यहाँ पे नॉर्मल नहीं आता, इसमें एक दिन वाला क्राइटेरिया आता है। फिर आता है परमानेंट डिसेबिलिटी के, इसमें भी आता है कि 90% का जो आपका वेज है इन द फॉर्म ऑफ मंथली पे वो आपको दिया जाएगा, बट अगेन वो फर्स्ट डे से आपका स्टार्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तीसरा स्टेटमेंट आता है एक्सटेंडेड बेनिफिट्स के ऊपर। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट्स जो है दोस्तों वो आपको 2 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, वो आपको 2 साल के लिए यहां पे दिया जाता है। ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट याद रखना दोस्तों, 2 साल के लिए आपको दिया जाता है इंश्योर्ड पर्सन को। ठीक है, और वो कितने तक एनहांस किया जाता है? वो बेसिकली आपका 80% ऑफ द वेज तक के एनहांस किया जाता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाई थी बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बेसिक आइडिया ले सकते हैं, बिकॉज सवाल हमसे हो सकता है इस पर पूछा जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का है, बट पूछा जाए, बिकॉज अभी ये रिसेंटली इतनी ज्यादा न्यूज में भी नहीं है, पर थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं दोस्तों आज के फाइनल क्वेश्चन ऑफ द स्कीम, जो कि है स्प्री स्कीम फॉर प्रमोशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, जो कि अगेन रिसेंटली लॉन्च हुई है बाय द एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब आपको मुझे यहां पे बताना है कि ये स्कीम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट मैंडेट्स द बैकडेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉइज हियर। ठीक है जी, दूसरा आता है इट परमिट्स द लीगल एग्जम्पशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कवरेज फॉर टेम्परेरी वर्कर्स। इट अलाउज द रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज विदाउट इंस्पेक्शन और पास्ट ड्यूज, और इट रिप्लेसेस द ईएसआई एक्ट विद द वॉलंटरी पेंशन स्कीम हियर। अब आते हैं यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। समझते हैं ये स्कीम क्या है। ये एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन विंडो स्कीम है जो कि 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुकी है, और ये 31 दिसंबर 2025 तक जो है ये चलेगी। आपको रजिस्टर करवाना है। अब है क्या कि आपको वर्कफोर्स मतलब लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, पेनल्टीज, और कोई भी जो प्रायर कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी डिमांड के लिए आप अपने आप को विदाउट एनी इंस्पेक्शन पेनल्टीज या प्रायर डिमांड करेगा आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी इंस्पेक्शन जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, अब दूसरी बात है दोस्तों, अगर मैं स्कीम के बारे में बात करूं तो ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्कीम है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कवरेज है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैंने जो आपको स्कीम पढ़ाई थी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसलिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है जी, दूसरा बात आता है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम जो अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको हम कहीं ना कहीं फिर फॉर्मल ईएसआई नेटवर्क के अंदर लेके आने वाले हैं। ठीक है जी, और दूसरा क्या है, हमने चाहे कि हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन विंडो हमने लॉन्च कर दी है कि यार उनको फॉर्मलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्रेशन हियर। ठीक है जी, और रजिस्ट्रेशन जो है जिस दिन आप वैलिड तभी होगी जब आप वैलिड तब से है जब भी आप एम्प्लॉय डिक्लेयर कर दिए गए थे बाय द एम्प्लॉयर हियर। ठीक है जी, अब इसी कंटेक्स्ट में मेरा आपसे सवाल है कि स्प्री स्कीम जो है, जो भी मैंने बताई है, इसकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन विंडो है वो कब से कब तक है। आंसर मैं आपको बता चुका दोस्तों, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बाकी दोस्तों अपने प्रिपरेशन को और एनहांस करने के लिए जिस उद्देश्य से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं उसी उद्देश्य से हम भी आपके साथ जुड़े हैं, आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट बनाना। अब अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अभी तक यूपीएससी के बारे में कभी भी कोई प्रिपरेशन नहीं की है, तो आप हमारे मास्टर कोर्स के साथ जा सकते हैं, जहाँ पे हर चीज़ें हमने आपको बेसिक से करवाई हैं, स्लोली आपको हर चीज़ें समझाई हैं। अगर आप एक एस्पिरेंट है जो कि यूपीएससी की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको क्यूआरईपी पे आपका सीसेट भी अच्छा है, आपको सिर्फ ये लगता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस, सोशल सिक्योरिटी एक्ट हो गए, ठीक है, उनके बारे में मुझे पढ़ना है, तो आप यहाँ पे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्सेज के साथ भी जा सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि मैंने ऑलरेडी पिछला बार का पेपर भी दिया था या फिर मैंने सारी तैयारी कर ली, सारा कुछ मैं पढ़ चुका हूं, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ भी जा सकते हैं। तीनों की डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है दोस्तों, तो आप हमारी हमें ईमेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, या फिर कोई भी जानकारी पाने के लिए आप हमारी टीम के साथ कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। बाकी मिलेंगे आपको अब अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए अपनी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय।